बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब की जानिब से एक जजमेंट आई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ना सिर्फ तफ्तीशी अमल के दौरान बल्कि उसके साथ साथ जो ऐसे मुल्जिमान होते हैं जिन्होंने अदालत में अभी अपना एतराफ़ जुर्म नहीं किया होता है, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कह दिया जाता है इजाफी बयान या फिर सप्लीमेंट्री बयान के तौर पर कि इन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो इनको सज़ा हो जानी चाहिए। अब बाकायदा तौर पर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब ने उमर फारूक मुल्जिम है जिसकी दरख्वास्त ज़मानत के केस पर फैसला जारी किया है और जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब की जानिब से ये बता दिया गया है कि ये जो सप्लीमेंट्री बयान है कानून में इसकी कोई भी शिक मौजूद नहीं है। वो जो 161 का बयान दिया जाता है ना, मुल्जिमान से लिया जाता है, उसी में ही मज़ीद ऐड ऑन किया जा सकता है जो भी मुल्जिम के बयानात होंगे। ये इजाफी बयान या ये सप्लीमेंट्री बयान जो है ये किसी भी खाते में आप इसको कानून का हिस्सा नहीं बना सकते। इसी मामले पे बात करनी है जी। चौधरी एहसन गुजर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो इजाफी बयान या सप्लीमेंट्री बयान है ये कितना आम होता जा रहा था कि बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से अब जजमेंट आ गई है कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है इस बात को करने की है कि बेसिकली ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है क्या, क्यों हम इसको इतना पुलिस स्टेशंस के अंदर इसकी इतनी जो बात है और डिस्कशन है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को स्टेप लेना पड़ा। ठीक है। और ये बड़ी अहम बात है कि हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में ये फैसला जो है, ये दरख्वास्त ज़मानत पे जो डिस्कशन सामने आई है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इन द आई ऑफ लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 हम उसको फॉलो करते हैं, उसके अंदर इसकी कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है। इसके हवाले से कोई इंडिपेंडेंट सेक्शन मौजूद नहीं है। सेक्शन 161 जिस तरह आपने बताई है वो जब FIR का अंदराज हो जाता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, तो एक तफ्तीशी अमल जो है वो तफ्तीशी अफसर के जरिए अमल में आता है। ठीक। अब जब सेक्शन 161 की बात करते हैं तो बेसिकली वो है कि मुद्दई मुकदमा और गवाहान की मौजूदगी बिफोर पुलिस ऑफिसर, तफ्तीशी ऑफिसर के सामने ऐसे बयान जो FIR की कॉन्टिन्यूटी है उसका बयान करना पुलिस के सामने, और पुलिस का वो मकसद अंडर सेक्शन 161 के को रिकॉर्ड करने का मकसद जो है वो कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, वो जाए वकुआ की वो शहादतें, वो ऐसी कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हैं जो वो उसने जमा करके एक ऐसी चलान मुरतब करनी है, उस चलान को उसने ऑनरेबल कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC सबमिट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का है, इजाफी बयान का, अंडर सेक्शन 161 के ही अंदर डोमेन में आती है कि अगर कोई ऐसी बयान, कोई ऐसी इजाफी मालूमात, ये बड़ी अहम बात है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है कि एक इजाफी मालूमात उस FIR की कॉन्टिन्यूटी में सामने आती हैं और गवाहान या मुद्दई मुकदमा एक नई इंप्रूवमेंट करता है कि जी ये, या मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बंदे को नॉमिनेट कर देता है। ठीक। वो नॉमिनेशन जो होती है उसके लिए बड़ी ज़रूरी बात यह है, जब हाई कोर्ट को इस पे स्टेप लेना पड़ा और हाई ऑफिशियल्स को ये एडमिट करना पड़ा कि वो स्टेप, वो स्टेटमेंट के नए बंदे को ऐड कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। सही। अब यहाँ पे एक नुक्ता जो है बड़ा अहम है जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने स्टेप लिया, उसके लिए एक काबिल एतमाद शवाहिद, ठीक, काबिल एतमाद शवाहिद, कोई ऐसी कॉजेंट एविडेंस होनी चाहिए कि जी विदाउट एनी फर्दर डिले भी बड़ी मैटर करती है इसमें। ठीक है। कि ये कितनी देर बाद ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ रही है, आफ्टर थॉट तो नहीं, कंसीडर यही होती है कि आफ्टर थॉट ये एग्जैक्टली आपने प्लान किया इसको निकालने और को, इसी वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये लेना पड़ा स्टेप, बात करने की ये जरूरत महसूस हुई कि ये बात बिल्कुल मुनाफी है कानून के, ऐन मुताबिक नहीं है। ठीक। अब
अब जो अच्छा एहसन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जब एक बार जो है वो चालान पेश कर दिया गया तफ्तीशी अफसर पुलिस की जानिब से अदालत में, अब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी समझाइएगा ज़रूर कि अब अदालत की जानिब से इस फैसले का मकसद हम ये समझ सकते हैं कि जब मामला अदालत तक पहुँच गया है तो फिर जो भी शवाहिद हैं, जो भी बयानात हैं, वो अदालत में जाके दें, और इसलिए इस इजाफी या सप्लीमेंट्री जो बयान है इसको अदालत नहीं मान रही कि जब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो अब यहाँ पर आके आप बयानात दें। इज इट राइट? इस पे मैं बताता चलूँ कि ये जो मैंने पहले अर्ज की है कि बिफोर आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं तफ्तीश के हवाले से, एफआईआर से तफ्तीश तक का अमल जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकम्मल करना है और उसने 173 सीआरपीसी के तहत चलान सबमिट करवा दिया है। अब कोर्ट्स ना तो 161 की स्टेटमेंट की बाउंड है, ना ही सप्लीमेंट्री तो उसके बाद आती है, ठीक है, और ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत भी ये नहीं लाइक, हाँ जजिस के अब को ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं कि जब ट्रायल स्टार्ट होता है, बड़ी अहम बात है ये सही कि स्टेटमेंट 161 की रिकॉर्ड हुई है उस मुद्दई मुकदमे की और गवाहान की, जैसे ही चलान कोर्ट में आती है तो दोबारा से ऑन ऑथ उसी कंप्लेनेंट की, उसी गवाहान की स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट में रिकॉर्ड की जाती है ऑन ओथ, और वो मानी जाती है, हम अपनी जुबान में उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, उसकी रोशनी में जिरा होती है, ठीक है। वो 161 वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स वो सब पीछे चली गई, जजेस कोर्ट्स बाउंड नहीं है, ठीक है, उन्होंने उसकी रोशनी में नहीं देखी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कहीं ना कहीं बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही होंगी जिन्हें फील किया गया और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर डिसीजन दिया गया, इस पे बाकायदा बात की गई, ये जो सप्लीमेंट्री बयान है इसका फ़ायदा किसको होता है, किस तरह से होता है, या फिर इसका मिसयूज़ कैसे होता है जो ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से अब ये डिसीजन दिया गया है कि भाई इसको नहीं माना जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आया ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का क्या फ़ायदा है, हाँ, क्यों ऐसा होता है और क्यों इसका क्या मिसयूज हो रहा है। ये सबसे पहली बात जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आएगी वो ये आएगी कि हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि वो मुद्दई मुकदमा जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है जी, वो दोबारा से क्या ऐसा इजाफी बयान देना चाह रहा है और क्यों देना चाह रहा है, इस नेचर को देखना पड़ेगा। अब भी किसी का मिसाल के तौर पे वो नाम ऐड कर देता है, वो कहता है जी ये फलाना बंदा जो है ये मेरे से रह गया था एफआईआर में, अब उसके ऊपर जो डिस्कशन आएगी कि क्यों भाई, क्यों उसको ये दोबारा से आपको ये जहमत, और ये क्या कोई प्री प्लान्ड आपके वाली बात कि आफ्टर थॉट्स कंसीडर किया जाता है इसको, कि ये प्लान के जरिए आपने बाद में सोच विचार करके तो अपनी इजाफी ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि इसमें बड़े लोगों की ये नुकसान जो है वो सामने आए हैं कि एक बेगुनाह बंदा जिसके ऊपर कोई ऐसी सर्च नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई एफआईआर में नॉमिनेशन नहीं है, उसको ऐड करके उसकी नॉमिनेशन कर दी जाती है और उसकी अरेस्ट हो जाती है और वो कई दिन नहीं कई महीनों जेल की सलाखों में रहता है बेगुनाह। ये कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन हो चुका है। उसी ये सोसाइटी को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, हमारी कोर्ट्स इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो फैसला है ये इसकी रोशनी में बड़ा एक पावरफुल चीज़ है कि हमें नीचे वाली कोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कोर्ट से ऑर्डर्स तो आ जाते हैं, डिसीजंस भी आ जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो उसी ने करना है जो बाहर बैठे हुए हैं, जो तफ्तीशी अफसरान है, जो हमारा थाना कल्चर है, जहाँ से मेरा ख्याल है कि हर खास आम जाने से घबराता है, वो नहीं जाना चाहता। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अभी पहले जो हम बात कर रहे थे कि जैसे ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आती है दे दी एक बंदे ने, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आईओ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, यहाँ पे उसको बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक तो वो 161 की रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट, उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जब आती है एक नई इम्प्रूवमेंट है, एक नए शवाहिद हैं, नई चीज़ें हैं, उनको वो देखेगा और उसको लेके चलेगा और उसमें ठोस शवाहिद, बड़ी अहम बात है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई नई बात आ जाती है, आप उसके ऊपर कोई नई कोई ऐसी कोई रिकवरी होती है, कोई मेडिकल होता है, उसकी कोरॉबोरेशन करके देन आप उस बंदे को बुलाएं कि जी आपके अगेंस्ट ये बात आई है।
सही। ये आईओ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको ये करने की जरूरत है कि जिम्मेदारी तो उसकी बढ़ जाती है, ठोस शवाहिद ले। जिम्मेदारी तो आईओ की बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वही सबसे ज्यादा इससे फायदा ले रहा होता है। ये एक इन नेगेटिव सोसाइटी में एक इमेज जो है वो बना है, इसको नफ़ी करने की ज़रूरत है। मैंने पहले अर्ज़ की है कि जिस तरह से हाई ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को एडमिट भी किया है कि शफाफियत का जो मयार है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। देखें, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश रहती है और करनी चाहिए। जहाँ पे आपको नज़र आती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को महसूस हुआ, और कई पहले की जजमेंट्स हैं, बीसीओ जजमेंट्स हैं सेक्शन 161 सीआरपीसी पे, उन्होंने बताया, ऑनरेबल डिटेल उस पर नोट दिया है कि ये इसकी सेक्शन की क्या वैल्यू है, इस बयान की क्या वैल्यू है। अच्छा, इस फैसले से जो तफ्तीशी अफसर है उसके इख्तियारात महदूद हो जाएंगे या फिर उसको गलत इस्तेमाल से रोक दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पहले अर्ज की है कि वैसे ही इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू उस वक़्त तक नहीं है जब तक ठोस शवाहिद, कोई काबिल एतमाद शहादत नहीं मिलती। ठीक है। उस आईओ को आपने जो अर्ज बात की है कि ये उसको ज़्यादा पावरफुल करेगी, वो ज़्यादा मिसयूज़ करेगा, ऐसा सच कभी भी कानून, देखिए कानून ने उसको इलेबोरेट किया हुआ पहले ही कि इस सेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। इस सेक्शन के थ्रू प्रेशराइज भी होते हैं लोग, इस सेक्शन के थ्रू पुलिस वाले हैरास भी करते हैं लोगों को कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, को हमारे पास बतौर तफ्तीशी ऑफिसर हमारा ये एक हमें दिया गया पावर, इख्तियार, बिल्कुल ये इख्तियार हमें मिला है, तो आप बयान रिकॉर्ड करवाएं। उस बयान के रिकॉर्ड के पीछे जब प्रेशर होता है, जब यही कोर्ट नहीं फिर मानती, जब कोर्ट में आती है 161 की स्टेटमेंट्स के साथ चालान जमा होता है, तो वो कोर्ट्स नहीं मानती, कोर्ट अपनी एक वे लेके। हाँ, इसमें एक अहम बात ये है, इस स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो ये है कि ये स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट में आती जरूर है, ठीक है, वहां पे जब ऑन ऑथ कंप्लेनेंट या गवाहान अपनी बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, अब वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन अगर आती है इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में, वो आप एक डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टूल है आपके पास, एक आला है कि जी इसने वहां पे ये कहा, इसने कोर्ट के बीच में ये कहा, सिर्फ इस हद तक इस वैल्यू को देखा जाए। अच्छा एहसन साहब, अब ये जो एक तरीक़ाकार चलता आ रहा है और बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो कि ये सप्लीमेंट्री बयान लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये कोई कानून का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ट्रेनिंग्स, इन्फॉर्मेशन उस तरह से हम नहीं पढ़े होते। मुझे ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद पुलिस को अपना जो तफ्तीशी तरीक़ाकार है उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये जो आप बयानात इजाफी बयानात की सूरत में ले रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। एक बात तो सबसे पहले ये वाली है कि जो पुलिस का निज़ाम है हमारे यहाँ, उसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे तफ्तीशी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जिनकी तफ्तीश बहुत कम है, हाँ, वो कम मिलते हैं, लेकिन गुंजाइश बेहतरी की ये है कि पुलिस का जब भी आप कोई यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आप पे उसका फर्ज होता है, आप उसका हक अदा करें। अगर ये हम समझ लें, उस यूनिफॉर्म का हक अदा करें। हाँ, बिल्कुल। मैं यूनिफॉर्म में बैठा हूँ, मेरी लायबिलिटीज क्या हैं, मुझे ये समझने की जरूरत है, तभी मैं कामयाब हो सकता हूँ कोर्ट्स के अंदर। मैं अपने साइल के साथ मुखलिस इंसाफ कैसे उसे दिलवा सकता हूँ, मैंने वो पढ़ा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से तफ्तीशी ऑफिसर्स की आप बात कर रहे थे और मैंने आपसे यही सवाल किया था कि अब इनको समझाना पड़ेगा, एसओपीज बनाने पड़ेंगे, या फिर बस डिसीजन आ गया है, इन तक खबर पहुंच गई है, खुद ही जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी? सब कुछ मौजूद है, हाँ, ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इस फैसले ने थोड़ा सा हाईलाइट किया है मैटर को। तमाम पुलिस का निज़ाम और उसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं, हर एक पुलिस ऑफिशियल्स पुलिस रूल्स को बखूबी जानता है, वो अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां उनको बखूबी जानता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे हाई ऑफिशियल्स ऑनरेबल कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने एडमिट किया, वो मैसेज है बेसिकली उनका भी मैसेज ये है अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को कि ये शफाफियत को
हमने बरकरार रखना है, हमें अपना इमेज बरकरार रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी एहसन गुज्जर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे। एडवोकेट हैं आप और आपने बताया कि किस तरह से जो है वो इजाफी बयान या फिर सप्लीमेंट्री बयान के हवाले से क्या क्या मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अदालत ने अब डिसीजन दे दिया है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं खराबियाँ होंगी, हाई कोर्ट की जानिब से ये फील किया गया होगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस पर बात की गई है और पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में बात की गई है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बात करेंगे जी यंग ब्लड के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। और नौजवान आजकल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि यकीन जानिए कि हम परेशान होकर रह गए हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में स्टूडेंट इस वक्त सड़कों पे हैं, डंडे खा रहे हैं, मारें खा रहे हैं, सरकार की जो है वो दहशत बर्दाश्त कर रहे हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं भाई हमने छोड़ के नहीं जाना, हम बाहर निकले हैं, हम अपना हक लेकर जाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इनको सपोर्ट करने के लिए रोड्स पे निकले। उन्होंने कहा भाई स्टूडेंट जो कर रहे हैं, अगर अपनी एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, अगर उनको काकरोच, नाली के काकरोच कहा जा रहा है, उस पर वो पार्टीज बना रहे हैं, तो हम इनका साथ देंगे। सरकार ने क्या किया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी उठा लिया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और स्टूडेंट मजीद नाराज हो गए। अब ये भारत की जो हुंडा पुलिस है, ना सिर्फ भारत की हुंडा पुलिस बल्कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, वो भी इस वक्त हुंडा बनी हुई है। वो दूसरे मुल्कों का बॉर्डर पे उनसे कुछ संभाला जाए ना जाए, किसी और मुल्क के खिलाफ उनसे कुछ हो ना हो, लेकिन अपने घर में उन्होंने जो है वो खुद से ही आग लगा के रखी हुई है। काकरोच जनता पार्टी का भी आपको पता है, चंद रोज़ पहले भी हमने प्रोग्राम किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इस वक्त स्टूडेंट जो हैं वो ऑन फायर हैं और मोदी सरकार को आगे लगा के रखा हुआ है कि भाई अब आपकी नहीं चलने वाली, यकीनी तौर पर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। स्टूडेंट कह क्या रहे हैं, मसला क्या है, एक शॉर्ट देख लीजिए, एक वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और जो दिल्ली पुलिस की बहुत ही शर्मनाक बात है, इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ मारा, 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों को मारा है, पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic, and Modi disrespects all the young people of this country. ऊपर चढ़ के सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं, लड़कियों को भी और सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं। People here are extremely frustrated by the education system, especially because of the continuous examination leak. मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिन जिन लोगों ने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है, धमकी देना बंद करो। This government is only interested in power, fame and money. तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा और देना होगा, देना होगा। मोदी सरकार इस वक्त समझ रही है कि शायद ये जो इस्तीफे के बयानात सामने आ रहे हैं ये कोई आम सा मामला है। अरे मत भूलिए कि किस तरह से काकरोच जनता पार्टी ने रातों रात जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लिया है। ये भाई वो वाला ज़माना अब चला गया है, आप पुराने दौर में रह गए हैं। आप बांग्लादेश को मत भूलिए, अभी 4 दिन हुए हैं और बांग्लादेश की जो खातून वज़ीर आज़म है आपके ही घर पे फिर वो आई पनाह लेने के लिए। नेपाल को मत भूलिए, श्रीलंका को मत भूलिए, और इस वक्त वो आग आपके घर में लग चुकी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी, और जो बच्चियाँ कह रही हैं भाई वो स्टूडेंट हैं, उनके पास ना डंडे हैं, ना सोटे हैं, ना लाठियाँ हैं, बंदूकें, गन्ने उनके पास नहीं हो सकती, वो स्टूडेंट है। लेकिन आप
डंडों के साथ, सोटों के साथ, फायरिंग के साथ आपने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, और वो बता रही है भाई हम रेप के खिलाफ किस तरह से खड़े हों, ये मर्द पुलिस वाले हमारे कपड़े फाड़े हैं। यानी मेरा ख्याल है कि कानों को हाथ लगाएं तो भी बेहतर है कि ये क्या चल निकला है, और कितना मुश्किल है नौजवानों को संभालना, और इस तरह से संभालना नफरत बढ़ेगी। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रवायती हरीफ तो हमारा है ही, दुश्मन तो हमारा है ही, लेकिन वो तो अपना खुद दुश्मन बन गया, सब मुखालिफ हुए पड़े हैं, यंग ब्लड सड़कों पर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मैडम। देखिए ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा ये साबित हो गया कि मोदी सरकार एक दहशत गर्द मुल्क है, और इस दहशत गर्द मुल्क से ना उसके अपने शहरी महफूज हैं, ना उसके स्टूडेंट महफूज हैं, ना उसकी ख़वातीन और स्टूडेंट महफूज हैं, ना मजदूर महफूज है, ना किसान महफूज हैं। लेकिन देखिए ये साबित हो गया, दुनिया ने पहले भी जब पाकिस्तान से इसने जूते खाए थे, जंग हारी थी, और उस वक्त भी इसका जो चेहरा था वो पूरी दुनिया ने देखा। कनाडा में इसको दहशतगर्द का लक़ब मिला जी, बरतानिया में दहशतगर्द का लक़ब मिला, उसके बाद ईरान में इसके दहशत गर्दी के अड्डे पकड़े गए, और CIA और मोसाद के लिए इस्तेमाल होता था वो पकड़ा गया। लेकिन शुक्र है कि आज उसके अवाम को पता चल गया कि मोदी और मोदी सरकार वाकई तखरीबकार हैं, दहशत गर्द हैं, इनसे कोई महफूज नहीं, ना दुनिया के अंदर ना उनके अपने मुल्क के अंदर। देखें स्टूडेंट जो है, जो नौजवान है, अभी जो राहुल कह रहे थे कि ये एक नौजवान दोस्त वजीर आजम नहीं है, ये भारतीय नौजवानों का दुश्मन है, भारतीय तालीम का दुश्मन है। ये इसने नौजवानों के, एक सुप्रीम कोर्ट भारतीय ने कहा कि ये तो काकरोच है, फिर काकरोचों ने एक तंजीम बनाई और उन्होंने बता दिया। अब ये दिल्ली तक ये एहतजाज नहीं रहा। अब मैं अभी पढ़ रहा था और इंडियन चैनल देख रहा था कि ये इंडिया की 15 रियासतों तक ये फसादात और ये तहरीक फैल चुकी है। अब ये देखिए बांग्लादेश बनने वाला है, बांग्लादेश में भी स्टूडेंट मैदान में आए थे और वो कोटा सिस्टम के खिलाफ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अब सिर्फ लाशें गिरने की देर है। अब वहां पे लाशें गिरी और तहरीक ने पूरे मुल्क को, और वो हसीना जो थी वहां पर एक नाम जहाज हसीना, शेख हसीना, उसको उन्होंने उल्टा के रख दिया, उसका तख्ता उल्ट दिया और उसको भारत ने पनाह दी। ठीक है, अब सिर्फ चंद लाशें गिरने की देर है। अब देखें अपने तो ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट का घेराव किया और इस दौरान 80 पुलिस वाले जो थे वो हमारे जख्मी हुए, ये मोदी सरकार बता रही है झूठो झूठ। अब जो वो बेचारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं, जिनमें काकरोच पार्टी के भी लोग हैं, जनता पार्टी के, सर ये सारे काकरोच वाले हैं जी, अस्पतालों में पड़े हैं, ये सब ये दिखा रहे पार्टी के नुमाइंदगान हैं या फिर उसके फॉलोअर हैं, ये सारे वही हैं जी। देखें अब मोदी की जान छूटना मुश्किल हो गई जी, किसानों से तो 1 साल बाद छूट गई थी। अब नौजवान जो है वो इंडिया पे राज करेगा और नौजवानों की हुकूमत होगी। अच्छा जावेद इकबाल जो है चंद दिन के मेहमान है। ये जो रवायती सियासत है, ये जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, ये जो सिखों के खिलाफ, नॉट ओनली द मुस्लिम्स बल्कि जो बाकी माइनॉरिटीज हैं उनकी भी बड़ी तकलीफ दे जिंदगी है वहाँ पे। मोदी सरकार को अब समझ नहीं आ रही कि ये रवायती सियासत नहीं है। बांग्लादेश से वो कुछ नहीं सीख रहे, नेपाल से कुछ नहीं सीख रहे, श्रीलंका से कुछ नहीं सीख रहे, और आपके मिनिस्टर मुंह उठाते हैं जाके कहते हैं जी नालियों के काकरोच, तो फिर नौजवान तो नफरत करेंगे आपसे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार इंतहाई खतरे में है, और अभी तक तो स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ एक जो वफाकी वजीर हैं उनके दमिंदर, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बात अब मैं समझता हूँ कि इससे आगे निकल गई है जी। एजुकेशन जो फेडरल मिनिस्टर है उनके दमिंदर, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बात इससे आगे निकल गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चल गया है, इंडियन अवाम को पता चल गया है कि ये जो हिंदुओं की जमात की हुकूमत है वहाँ पर, और मोदी जिसके सरबराह है कि ये तकरीबकार भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, अवाम दुश्मन भी हैं। देखिए वहाँ पर कोई ना स्टूडेंट कोई महफूज है और ना ही वहाँ पे अकलियतें महफूज हैं। ना सिख बरादरी, वहाँ की एक बड़ी अकलियत है सिख, और ना वो महफूज हैं,
मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, बाबरी मंदिर के साथ जो कुछ हुआ, और गुजरात में जो कुछ हुआ, असम में जो कुछ हुआ, आपके सामने है। और पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ अकलीतें तो सांस नहीं पहले ही ले सकती थी, और उन्हें ये जिनके सरपरस्त हैं ये दहशतगर्द मोदी, उनकी जमात उन्हें जीने नहीं देती थी। आपने देखा कि पिछले दिनों जो 0 दिन हमारे क्रिकेटर थे वहाँ के, इंडियन के कैप्टन थे, वो सामने आए एक मस्जिद बनाने के लिए कि आए मुझे मारो। लेकिन देखें अब वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। सही। अब मेरा ख्याल ये है, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि मोदी सरकार अब नहीं रहेगी, क्योंकि अपोजिशन भी बाहर आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के अवाम को पता चल गया है कि ये अवाम और स्टूडेंट और नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। अच्छा जावेद इकबाल साहब, ये नफरत का ये आलम हो गया है कि जो भी बात करेगा आप उसको सीधे फायर करेंगे, उस पर आप उनको डंडे मारेंगे, आप उनको जो है वो इस तरह से सड़कों पे घसीटेंगे। स्टूडेंट को मार रहे हैं, फिर वो ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो राहुल गांधी, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों जो हैं स्टूडेंट का साथ देने के लिए रोड पर निकले। ये कितनी बुरी बात है, उठा कर ले गए उनको। ये चैंपियन बनता है, जमहूरियत का मामा बनता है मोदी, और इसको जमहूरियत की अलग बे नहीं आती, क्योंकि ये तो एक टेररिस्ट है, पूरी दुनिया में साबित हो गया। अब देखें, चाहिए तो ये था कि एक अपोजिशन बड़ी जमात के 2 रहनुमा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उसके घर के बाहर पहुंचे कि हमसे मुज़ाकरात करो इस स्टूडेंट के लिए। अब उन्होंने सीधी वहां पे डंडे बरसाए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, वैन में डलवा दिया। तो फिर यही नारे लगने थे ना कि जो मोदी है इस्तीफा दो, मोदी नामंजूर। अब सबसे बड़ी के जो बांग्लादेश की शेख हसीना है, उन्होंने उन्हें गैर कानूनी तौर पर पनाह दे रखी है, और जनाबे वाला उसका मुल्क उसको मांग रहा है, उसकी अदालतें मांग रही हैं, उनको नहीं दे रहा। और दुनिया को ये चैंपियन बनता है कि मैं जमहूरियत का चैंपियन हूं, इसको तो अलग बे नहीं आती। इसके तो देखिए दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, एक तरफ अपने और दूसरी तरफ इसके हमसाये से महफूज नहीं है। अब देखिए अफगानिस्तान में ये क्या कर रहा है कि वहां इसराइल की मदद से वहां जो भारतीय इसके मोदी के जो सफारत खाने हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पे फंडिंग हो रही है। ईरान पे हमले से पहले ये मोहतरम जाके इजराइल के नेतन्याहू से मिलके आते हैं, और 1-2 रोज के बाद जो है वो ईरान पे हमला, वो नफरत। फिर उसके बाद स्टूडेंट कह रहे हैं भाई पेपर लीक हो रहे हैं, आप बात नहीं सुन रहे, आप एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, आपने स्टूडेंट को डंडे बरसाना शुरू कर दिए हैं। यानी आप ऊपर से आप वो जो बांग्लादेश की हसीना वाजिद जो है वो उनको पनाह देने, उसके खिलाफ भी नफरत है। यानी मुसलसल आपके ट्रैक पे ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपकी यूथ आपके खिलाफ खड़ी हो गई है आकर। जी देखिए ना ये जो मोदी सरकार है ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। यूथ कितनी बड़ी पावर है ये बताइए हमें। फरमाइए, क्या दोबारा सवाल कीजिएगा। यूथ कितनी बड़ी पावर है? अल्लाह अकबर। ये देखिए यूथ किसी भी मुल्क को हो वो पावरफुल है। आपने बांग्लादेश में देखा कि यूथ जब निकली, स्टूडेंट निकला तो तख्ता उल्टा। अब ये तख्त नहीं उल्टेगा। वहां की जो यूथ है देखिए ना वो क्या मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे बदयांती खत्म करो, हेरा फेरी खत्म करो। और देखिए 30 के करीब जब वो पेपर लीक हो गए और हकदार को हक ना मिला, मेडिकल की स्टूडेंट्स रह गई और 25 से 30 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद सोनम जो था वो आया बाहर और उसने जो भूख हड़ताल की। और फिर देखे ना उनकी अल्लाह मदद कर रहा है इस खंजीर के खिलाफ। मैं तो मोदी को बंदा ही नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ये खंजीर है। अब उसके बाद जो है वो अब सोनम वो जो है वो सामने आ गई, काकरोच पार्टी आ गई, अपोजिशन जमातें आ गई। अब इस हुकूमत का रहना जो है वो इंडियन अवाम, इंडियन यूथ और उस मुल्क के खिलाफ है। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं और इसका तख्ता होने वाला है और ये गिरने वाला है। और मुझे यूथ के जो मूड है उससे लगता है तो कि मैडम 15 से ज्यादा रियासतों तक ये एहतजाज जो है वो फैल चुका है। हाँ। और 7 सिस्टर्स असम वगैरह जो हैं, उत्तर प्रदेश, वो पहले ही इस ताक में है कि वो अलहदगी की तारीखें वहां चल रही हैं। और ये सब मिल गए हैं और इस वक्त घिराव हो गया मोदी का। हाँ। और मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटों में इतना जुल्म किया उन्होंने स्टूडेंट्स पर और इंडियन मीडिया जो मोदी मीडिया वो दिखाई नहीं रहा। अच्छा इकबाल साहब, ये जो गुंडा पुलिस है जी, ये तो चले इनके हाथों में है ही, नाच रही है मोदी सरकार के हाथों में। सिक्योरिटी फोर्सेस भी गुंडा बन गई हैं, नॉट ओनली द पुलिस बट आल्सो सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इस सारे तशद्दुद में। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि चलो हुकूमत तो
थी उसकी जो फोर्सेस हैं वो बड़ा जुल्म कर रही हैं। सही। अब वो जो उनकी रेंजर है उनको भी ले आए हैं, जो उसकी आर्म फोर्सेस हैं अवाम और नहत्ते स्टूडेंट्स के कत्ले आम के खिलाफ करने के लिए उनको भी ले आए हैं। शूटर्स को ले आए हैं, जो आर्मी शूटर्स हैं ना उनको भी ले आए हैं। और इस वक्त तक की इतलात हैं कि सैकड़ों स्टूडेंट जो हैं वो जख्मी हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये सही आपने लफ्ज़ यूज किया कि मोदी गुंडा, उसकी फोर्सेस गुंडी, उसकी पुलिस गुंडी, उसके महकमे करप्ट और करप्शन वहां पे जो है वो अरूज पर है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट मैदान में है और वो अपना हक मांग रहे हैं, उसको हक देने के लिए तैयार नहीं है। पे मैं देख के हैरान हूं कि ये बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट की, और स्टूडेंट खामखा रोड्स पे नहीं निकलते। जी जी, पढ़ने लिखने वाले शरीफ बच्चे होते हैं। अगर ये भी कहा जाए कि कोई सियासी जमात, क्योंकि इस तरह के मामलात पे ऐसा ही इल्जाम लगता है कि कोई सियासी जमात इनको ड्राइव कर रही है। देखें मुश्किल है ये, इस तरह के ड्रिवन नहीं हो। जी देखें, मैं आपको एक बड़ी बात बताने लगा हूँ। पाकिस्तान भी की तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है ना। इंडिया की खराबी कहाँ से हुई? इंडिया की सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है जी। और उसमें इसी बेरोजगारी पे दलाइल हो रहे थे, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कह दिया कि ये जो बेरोजगार हैं नौजवान हैं ये गंदी नाली के काकरोच हैं। और फिर रातों रात हमने देखा कि उन्होंने काकरोचों ने क्या किया कि मिलियंस में उनकी, पहले उन्होंने ऑनलाइन पार्टी शुरू की, अब वो ऑन ग्राउंड हो गई है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये किसी को जो है ना वो इख्तियार भी नहीं है और अखलाकियात जो है वो भी इजाज़त नहीं देती कि किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काकरोच कह दे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में कोई काल सीधी नहीं। यानी आपका माइंडसेट देखें कि आप बेचारे गरीब नौजवान जो स्ट्रगल कर रहा है, जो गरीब है, आपने उसको गंदी नाली का कीड़ा बना दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बना दिया। और अब वही गंदी नाली के कीड़े जिसको वो कहते हैं वो इनका गिरफ्तार करेंगे और वहां पे अदालतों में भी तब्दीली आएगी। जो जिस अदालतें उन्हें काकरोच कहती थी, देखिए इनकी तादाद अब मिलियंस में हो गई है और सारी पार्टियां साथ मिल गई हैं। मैं ये देख रहा हूं कि वहां पे बहुत बड़ी तब्दीली सही। और खून रेजी और इन्होंने स्टूडेंट्स को मारना है और फिर ये पूरे भारत तक ये जो गिरोह जलो है ये फैल जाना है। आइंदा कोई 48 घंटों की बात है। अगर इन्होंने अतलात आगे के स्टूडेंट की लाशें गिराई हैं तो फिर वही होगा, आग लग जाएगी। आग लग जाएगी इंडिया में, और आग लगनी भी चाहिए क्योंकि वहां की हुकूमत जो है वो बंदे की पुत्र नहीं है। जो हमसाए हैं वो भी उससे महफूज नहीं, वहां पे वो दहशतगर्दी करवा रहा है। उनका अपना घर महफूज नहीं है, हमसाए कैसे अपना घर महफूज नहीं है। हाँ। वहां वो बदमाशी करवा रहा है, गुंडाइज्म करवा रहा है, स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं और वो बेरोजगार हैं। वहां पे करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट बेरोजगार हैं। तो जनाब वाला वो अपना हक मांग रहे हैं, वो हक देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसी हुकूमत को रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, ऑपोजिशन रोड पे निकलती है या फिर जो भी उन स्टूडेंट के हक के लिए, उनका साथ देने के लिए रोड पे निकलता है, सबको अपना दुश्मन समझ के जो है वो सबको रगड़ा लगता जा रहा है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त मोदी जो है वो पागल हो गया। वो जिसको कहते हैं ना कि नीम पागल हो जाता है जब उसकी मौत आती है। मैं फिर लफ्ज नहीं बोलूंगा। हाँ। तो वो फिर शहर का रुख करता है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो ऐसी ही कोई मिसाल जो है वो मोदी सरकार की है कि उसका चल चलो शुरू हो गया। बहुत जुल्म कर लिए उसने और मारवा अदालत उसने लातदाद जो है वहां पे लोगों को कत्लेआम किया। अब स्टूडेंट की बारी है जो अपना हक मांग रहे हैं उसको नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल है कि मोदी के दिन बहुत बुरे हैं। देख के हैरान हूं कि बड़ी खतरनाक है। देखें जरा, डंडे पुलिस है, डंडे पर जा रही है खुलेआम और आंसू गैस फेंक रही है। और अब मुझे कोई लोग बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उन्होंने खौफनाक केमिकल आंसू गैस उनके मारी है सीधी मुंह पे। और बहुत सारे स्टूडेंट वहां के जो है ना वो बेनाई से महरूम हो चुके हैं। तो इतने खौफनाक वहां पर वो जो ठीक है जावेद इकबाल साहब, वाकई जो है वो मोदी फाशिस्ट हुकूमत की अगर कहा जाए दिन गिने जा चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा ही हो जाएगा, वहाँ की आवाम को भी थोड़ा सुख का सांस आ जाएगा। और मैं तो ये फुटेजेस देख के हैरान हूँ कि भाई स्टूडेंट का, नौजवानों का जो जज्बा है, 4 लोग उसको मार रहे हैं और वो खड़ा है कि भाई मारो, क्या कर लोगे। ये वाला जो बिहेवियर है ये बड़ा ख़तरनाक बिहेवियर है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान के हवाले से तो सबसे बड़ी फेस्टिविटी भी बारिश है, मौसम है, और सबसे बड़ी मुसीबत और टेंशन कहा जाए तो वो भी मौसम है और मुसीबत ही है। फेस्टिविटी क्यों है? जो लोग अपने घरों में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी तरह का उनको कोई मसला नहीं है, वो इस बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन
ज़्यादा नंबर उन लोगों का है जो कि इस बारिश से, इस अनयूजुअल वेदर कंडीशन से, इन अनयूजुअल रेन से, शदीद बारिशों से तंग हैं, परेशान हैं, उनके मामलाते ज़िंदगी तबाह होकर रह गए हैं। कई लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जा चुके हैं और अभी आने वाले कई रोज़ तक इसी तरह से वेदर पैटर्न चलने वाले हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का ये जो स्पेल 26 जून से तक शुरू हुआ है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि 26 जून से आज की तारीख तक 57 अफराद हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं, 148 ज़ख्मी हो गए हैं। और अभी ये जो वेदर पैटर्न जो कल परसों से आगाज़ हुआ है उसका जो है वो मज़ीद 4 से 5 रोज़ तक ये स्पेल बताया जा रहा है कि बरसेगा और शदीद बरसेगा। लाहौर शहर में हमने नहीं देखा था कि यालाबारी होती थी, लेकिन अब जो है वो चंद रोज़ पहले भी यालाबारी हुई, उससे पिछले साल चले जाएं इस्लामाबाद में यालाबारी हुई जो कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और नुकसान भी ज़्यादा हुआ। अब ये वेदर कंडीशन कब तक इसी तरह से चलेगी, क्या हमें करना है, किस तरह से ख़ुद को महफूज बनाना है। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। आपका ताल्लुक़ है सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान विर्क साहब, सबसे पहले तो हमें सर ये बताइए कि ये जो वेदर फोरकास्ट है या फिर ये जो शदीद इंटेंस रेन का सिलसिला शुरू हो गया है, मज़ीद कितने रोज़ तक ये चलने वाला है? देखिए, अगले जो 24 से 48 घंटे हैं, ख़ास तौर पे जो 2 दिन है 23, 24 और 25 तक ये वैसे वेदर जो है ना रहेगा हमारे बालाई इलाकों में। तो इसमें जो है ना बाज़ इलाकों में हम मूसलाधार बारिश, जैसा कि अभी आपने देखा होगा गुजरांवाला में जो है ना वो 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई। इसी तरह लाहौर में भी जो है ना वो आपके पास काफ़ी बारिश जो है ना रिकॉर्ड की गई। और जो बालाई पंजाब के बेशतर इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। इसके अलावा जो आपके जो है ना इधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिसमें मालम जब्बा है, मालम जब्बा में भी ठीक ठाक बारिश हुई है और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है, बाद इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग भी हुई है। तो आने वाले 2 रोज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे बालाई इलाके होंगे, वस्ती इलाके होंगे और जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे ख़ास तौर पे, इस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। ठीक है इरफान साहब, हमें ये बताइए कि ये मानसून में जिस तरह से आपने बताया कि 200 मिलीमीटर बारिश हो गई है गुजरांवाला में, ये कितना अनयूजुअल है? क्योंकि हमारे यहाँ एक मानसून का पैटर्न होता था, हमारे इदारों को पता होता था कि मैक्सिमम इतनी रेन हो सकती है और इतने घंटों में हो सकती है। ये कितना अनयूजुअल चेंज आया है हमारे वेदर पैटर्न में, स्पेशली रेन पैटर्न में? देखिए, ये जो है ना जिस तरह कहते हैं कि पहले हुआ करता था कि आपके पास अगर मानसून आई है तो मानसून कुछ दिनों तक रहती थी, आस्था कभी बारिश हो गई, कभी एक शावर हो गया, कभी उसके बाद जो है ना 1 दिन के बाद दूसरा शावर हो गया। अब जो मानसून आ रहा है उसमें ऐसा है कि आपको दिन बहुत सारे ड्राई मिल जाते हैं, कुछ 5-6 दिन आपको हब्स महसूस हुई, बड़ी गर्मी लगी और यकदम कोई एक स्पेल आता है जिसमें थोड़े टाइम में ज्यादा बारिश हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन जो है ये आप इसको मौसमियाती तब्दीली जो है उसका असर जो है हमारे जो मौसमियाती पैटर्न है, वेदर पैटर्न है, उनकी जो विंड पैटर्न है, उनकी वजह से जो है ये चीज़ें जो है ना हमारे पास आ रही हैं। गो के ये इतना बहुत बड़ा स्पेल नहीं था, इसमें जो हवा का कोई कम दबाव जो बे ऑफ बंगाल में बनता है वो बन के जैसे कि 2025 में आया था, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। सिर्फ ये मॉइस्चर मिल रहा है जिससे जो है ना ये बारिश हो रही है। ताहम फिर भी जो है ना ये जो हमारे बालाई पंजाब है इसमें अच्छी बारिश हुई है। ठीक है इरफान से 24 से 48 घंटे आपने कहा कि इसी तरह की सिचुएशन बरकरार रह सकती है। 48 घंटों के बाद ये स्पेल, ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर आने वाले कितने दिनों तक या फिर कितने हफ्तों तक ख़तरे में हम रह सकते हैं, शदीद रेन हो सकती है? कितने स्पेल मज़ीद मतवक्के हैं? देखिए, ये वाला जो स्पेल होगा ये 25 और 26 तक जा सकता है। ठीक है, ये 25 तक जो है ये तो इसकी रहेगी ऐसे शिद्दत। ठीक है, 26 में कुछ इलाकों में ये रहेगा, बाकी इलाकों में ये कम हो जाएगा। तो इस तरह उसके बाद जो आने वाले दिन होंगे उसमें इसकी इंटेंसिटी, मतलब मानसून निकल नहीं जाएगा, मानसून उसके बाद पॉकेट्स में होगा। लेकिन ये है कि ये वाला जो स्पेल है ये 26 तक, 25-26 तक जो है ना ये प्रीवेल करेगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सारी कमी आएगी और जो मानसून होगा वो अगस्त में भी है। इसके अलावा जो सितंबर के मिड तक जो है ना ये मानसून नॉर्मली रहता है। जी
ठीक, इरफान बेग से बिल्कुल आपने सही कहा कि सितंबर मिड तक मॉनसून की हमारे यहाँ बारिशें जाती हैं। एक्चुअली मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि जितनी शिद्दत का ये स्पेल है, क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है कि हमें पहले से पता चल सके कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इतनी शिद्दत के मजीद कितने स्पेल मतवक्के हैं? देखिए, इस हवाले से जो महकमा मौसमियात है उसने जब मानसून स्टार्ट होने से पहले ये प्रिडिक्शन की कि ये इस सीजन में ये होने वाला है। उसके बाद हर महीने के आगाज में हम एक मंथली उस महीने की एक फोरकास्ट आउटलुक हम देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। इसी तरह जैसे ये एडवाइजरी जो थी, जब ये स्पेल बिल्कुल करीब आ जाता है तो 3 दिन पहले या एक हफ्ते की हम देते हैं, 1 हफ्ते से पहले देते हैं, 15 दिन के लिए देते हैं। फिर जब बिल्कुल ये 3 दिन के करीब आ जाता है फिर हम देते हैं। तो ये स्पेल जो हमने देखा था उसको इस रिपोर्ट किया गया, फिर 3 दिन पहले इसकी एडवाइजरी दी गई, फिर ये 18 से 25 के दरमियान में हमने कहा था कि ये मुख्तलिफ इलाकों में बारिश करेगा, मूसलाधार बारिश करेगा। तो ये ऑलरेडी जो है ये प्रिडिक्शन मौजूद थी। ठीक है इरफान साहब, एहतियात क्या करनी है? शहरियों को क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ये ख़ास तौर पर जो 1 से 1.5 महीना है इसमें अपनी रूटीन को किस तरह से सेट करें कि आप नुकसान से बच जाएं? देखिए, इसमें ऐसा है कि मानसून में स्पेल जो है ना वो आते रहते हैं। कुछ आपको हफ्स वाले दिन मिलेंगे, कभी आपको जो है ना एक मानसून का कोई अगर कोई स्पेल आता है इस तरह तो वो बारिश करता है। अब आप उस फेज में हैं, अगले 2 से जो 3 रोज हैं, ये मैं खास तौर पे ये कहता हूँ जो सैरो सेहत पर जाने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं उससे इज्तनाब करें, या अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे इसमें शुमाल मशरकी पंजाब के जो नदी नाले हैं वहाँ पर पानी आ सकता है, इसलिए जो दरियाओं के अंदर रिवर बेड के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो जो है ना वो अपने माल मवेशी जो है ना वो इधर कर लें, जैसा कि चिनाब में जो है वो दरिया चिनाब में जो है ना वो पानी आया है। जी ठीक, इरफान साहब, मौसमियाती तब्दीली का आपने हवाला दिया कि ये जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया का जो ग्लोबल वार्मिंग है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी उसी का असर है। दर्जा हरारत सर हमारे यहाँ इन महीनों में जो यूजुअली रहता है वही चल रहा है या फिर दर्जा हरारत में भी फ्लक्चुएशन है? देखिए, जो हमारे दर्जा हरारत हैं, जो टेम्परेचर की सिचुएशन है इस वक्त, अभी तो इस स्पेल की वजह से टेम्परेचर में कमी आई है, लेकिन जो इस सीजन में जो टेम्परेचर्स हम देख रहे हैं वो नॉर्मल से ज्यादा जा रहे हैं। नॉर्मल से आपके पास जो खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और बनाई खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, ये इस स्पेल के हिट करने से पहले वो नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर्स थे। तो इसी वजह से जब ये स्पेल आया, बारिश हुई या वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको गुलाफ के कोई इवेंट मिले, और इसके अलावा जो है वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग हुई और स्नो मेल्ट का रेट बढ़ गया। और बाकी इलाकों में भी हमने ये जो है ना इस सीज़न में ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मल से टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा जा रहे थे। जी सही। अच्छा सर, बलाई पंजाब की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन से ऐसे शहर हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेन ज़्यादा मतवक्के है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेन कम हो सकती है? देखिए, जो बारिश जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, खास तौर पे जो है बहावलपुर, रहीम यार खान, इनके इलाकों में जो है बाज़ इलाकों में बारिश है, बाज़ इलाकों में बारिश नहीं होगी, बाज़ इलाकों में हल्की बारिश है, बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश है। जबकि आपके जो बलाई पंजाब के इलाके होंगे जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, इसके अलावा जो हाफिजाबाद के इलाके होंगे, फैसलाबाद के इलाके हैं, बखर, लिया, ये जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश जो होगी। इससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं जैसा कि लाहौर है, रावलपिंडी में भी आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेट नाइट में जो है ना वो अच्छी बारिश हो जाएगी। इसी तरह जो खिता पठार के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश है, और जबकि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में भी जो है ना इसमें बारिश है। तो ये जो एरियाज हैं जो मैंने बताए हैं, यहाँ पर जो है ना मूसलाधार बारिश होगी। अच्छा इरफान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम शुमाली इलाका जात की बात करते हैं, कभी ज़िंदगी गुजारती है, कभी नहीं सुना था कि झीलें भी फटती हैं,
वो क्या फिनोमिना है या फिर वो भी क्या मौसमियाती तब्दीली से उसको जोड़ा जा सकता है कि ऐसा क्या हो गया है पाकिस्तान में कि अब इस तरह के मामला, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ, पूरे पूरे गांव बह के चले गए उसके साथ। देखिए ये जो है ना दर्जा हरारत, जैसे आपने टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर्स जो हैं हमने गुज़िश्ता चंद सालों से देख रहे हैं, 2-3 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा जा रहे हैं। ये पिछले 2-3 सालों से ये जो है ये टेम्परेचर, जैसा कि WMO ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 से 2030 के दरमियान में ग्लोब का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, यानी कि हीट वेव जो है आपके पास ज्यादा आएंगी। इसी तरह जो है आपका जो गिलगित बल्तिस्तान है, भलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, यहाँ पर जो है हीट वेव की कंडीशंस जो है ना प्रीवेल की ज्यादा अरसे के लिए। और जाहिर बात है क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी होती है, वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ मेल्ट होती है, तो बर्फ का जो मेल्टिंग रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है इरफान साहब, इरफान विर्क साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे सर, बहुत शुक्रिया। आपने बताया हमें कि किस तरह से आइंदा से 24 से 48 घंटे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेदर कंडीशंस इसी तरह से चल सकती हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम कमज़ोर होगा, लेकिन अभी सितंबर मिड तक इस तरह के स्पेल्स आ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत एहतियात रहना है अपना प्लान बनाते वक्त। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।